हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग मेरी तरफ से। कैसे हैं फ्रेंड्स? कितनी कप चाय पी आप लोगों ने आज? मस्ती करिए आराम से, ठीक है। घर में रहकर अच्छे से सेफली रहिए, घर का भी ध्यान रखिए क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है। ये बहुत ज़्यादा खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे चल के एग्ज़ाम देना है। तो हमारी तबीयत एक हफ्ते, अगर थोड़ी तबीयत खराब हो एक हफ्ते निकल जाते हैं। तो सभी लोग टाइम पर आइए, क्लास करिए, सेफ्टी के साथ रहिए क्योंकि जितना बाहर निकलेंगे खुद के लिए दिक्कत होगा। इसलिए ध्यान रखिए, चीज़ों के साथ अच्छे से चलिए। ठंड वैसे भी लगभग बढ़ ही रही है, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, तो इस वजह से एकदम अच्छे से रहिए, सेफली तरीके से और पढ़ाई करिए। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं भी आपकी क्लासेस कोशिश कर रही हूँ कि दूँ, ब्रेक ना लगाऊँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से हर चीज़ को कर ले जाएँ। आज जो पढ़ेंगे ये आपका शिक्षण अधिगम की क्लास होगी। एक नया चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है। जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सीरियल वाइज चल रही हैं। शिक्षण के नवीन उपागम, मतलब एक नई विधियाँ, नई चीज़ें, उपागम है, ठीक है। इनके बारे में हमको जानना होगा। ये भी चैप्टर अच्छा है, प्रश्न लेकर आता है। मेनली बन गया है प्रश्न, कई बार बहुत ज़्यादा प्रश्न भी बन जाता है, कभी नहीं बनता है। ये पेपर पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एक नया चैप्टर है, नई शुरुआत, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आपकी मैम। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। हम लोग 2 महीने से जुड़े हुए हैं, तो ये मैं चाहती हूँ कि 90% के ऊपर सभी का आए, सभी बच्चे पास हो जाएं, किसी की भी बैक ना लगे। इसलिए आप मेहनत करिए, प्रयास करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आज आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कॉलेज जा रहे हैं, दोस्त यार जो भी हैं उनसे जुड़िए, जुड़ाइए, उनको भी चैनल में आएँ, पढ़ें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें और नोट्स को बनाते चलिए। नोट्स बनाइए, देखिए, पढ़िए, लिखते रहिए। लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है, बच्चे लिख नहीं पाते हैं, छूट जाता है। तो वो गलती आप ना करें, इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर नया चैप्टर है, देखते हैं क्या है। 50 नंबर का पेपर है, 40 प्रश्न आपको आएगा। चलिए सबसे पहले समझेंगे ये है क्या, आखिर ये होता क्या, उसके बारे में जानेंगे, फिर डिटेल में घुसेंगे इसके, ठीक है। पहले समझते हैं टॉपिक। आप देखिए, शुरुआत कर रहे हैं शिक्षण की नवीन विधियाँ, विधाएं, उपागम। ये अप्रोचेस, इंग्लिश में इसको अप्रोचेस कहते हैं, ठीक है। नए नए तरीके क्या है ये जानते हैं। क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, जिनको ना दिख रहा हो मैं भी यहाँ पर बढ़ा दे रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर दिखती रहे। देखिए, चलिए क्या है उपागम प्रणाली। ये जो उपागम का शब्द है, दोनों एक ही है। उपागम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इंग्लिश में ये एक ऐसा प्रोसेस है, तरीका होता है जिसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम के नीति निर्धारकों द्वारा ध्यानपूर्वक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात शिक्षण अधिगम की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ समझ में आया? आप भी पढ़िए लाइन को। कह रहा है कि ये एक ऐसा तरीका होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका यूज़ हम जब शिक्षण हो जाता है उसके बाद जो अधिगम में समस्या, प्रॉब्लम्स आती है, उसको सुलझाने का प्रयत्न करता है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, तो आप या तो उसको दोबारा पढ़ोगे, या तो आप किसी से पूछोगे, या कोई हेल्प लोगे, या आप आधी मंजिल तक पहुँचे हैं, स्टेप में कोई गेम है या कोई काम है, आप 3 स्टेप कर लिए हैं, 4 स्टेप कर लिए हैं, 10 स्टेप है, आधा हो गया, आधा अब पीछे लौटना भी गलत है, आगे हो नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर सुझाव लेना, कार्य करना, यही होता है उपागम। कि आपको यह समस्या जब हो गई है तो अब आपको क्या करना है। तो यही कह रहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा तरीका होता है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम के नीति निर्धारकों के द्वारा ध्यानपूर्वक, एकदम फोकस के साथ क्रमबद्ध अध्ययन करने, एक के बाद एक अध्ययन करने के बाद जो समस्या आती उसको सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं कि अगर जो समस्या आ रही है या आने की संभावना है तो कैसे हम उसका निवारण करेंगे। आगे आइए। उपागम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई शिक्षण की समस्या सामने आती, सामने जब आएगी प्रॉब्लम तब हम देखेंगे। उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है और शिक्षण प्रक्रिया को सरल और सार्थक बनाया जाता है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बहुत ही सरल, लचीला और सार्थक बना देते हैं, क्योंकि उनसे पहले जो बाधाएं उनमें आई हुई थी
हम उनको पूरा योजना प्लानिंग करके एक एक बिंदुओं पर, एक एक पहलुओं पर, एक एक कड़ी पर हम ध्यान देते हैं, उस पर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका निवारण करके तब हम आगे चलते हैं। हम गैपिंग नहीं करते, हम कूदते नहीं, हम रास्ता नहीं बदलते हैं। हम जो समस्या हमारे सामने यहाँ पर रुकावट खड़ी हुई तो हम उसको हटाकर तभी आगे जाएंगे। जिससे क्या होगा, जब हमने समस्या को निवारण किया तो हमारा वो जो शिक्षण हो रहा था वो सरल हो गया, वो प्रक्रिया सरल हो गई, सार्थक हो गई और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, या जो चीज़ हम सीख रहे थे वो हमें प्राप्त हुआ। तो यही है उपागम। उपागम कुल मिलाकर आप क्या समझ पाए कि एक तरीका है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक मैनर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जब कोई दिक्कतें आती हैं, जो हमारे सामने बाधाएं आती हैं, उन पे हम एनालिसिस करते हैं, मतलब विचार विश्लेषण करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा, फिर हम एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्य की तरफ अग्रसर होते हैं और उनको करते जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं उपागम क्या है? आई हुई बाधाओं को टालने का एक तरीका है कि कैसे हमें बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने क्रम में आगे बढ़ें और उस चीज़ों को उतना ही सार्थक और लचीला बनाते जाएं। क्लियर? आगे बढ़िए। चलिए, इतना आपको समझना है। अब उस उपागम में जितने भी पहलू आएंगे वो एक एक पहलू मैं आपसे शेयर करूंगी और एक एक पहलुओं को बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। कोई प्रकार या क्रम बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। विधियां हो सकता है कि ये पूछ दे, आपको पूछ ले कि शिक्षण की नवीन विधियों, 3-4 विधियों के नाम बताइए। तो उन विधियों में आप, कई सारी विधियां हैं, कोई भी 2 नाम लिखकर उसकी पूरी डिटेल लिखकर अपना आंसर लिख सकते हैं और नंबर पा सकते हैं। जैसे कि उसमें एक विधि है, सबसे पहली है बाल केंद्रित शिक्षण, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण ये एक विधि है। अब इस विधि में किसमें आई? नवीन उपागम की विधि है ये। अब इसमें क्या है ये बात मैं आपको बताऊंगी। तो बात को बताने से पहले मैं आपसे खुद ही ये बात जानना चाह रही हूँ। एक बात आपको ये तो कन्फर्म ही है कि ये मैंने पढ़ाने के समय बहुत बार आपको बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है या आज वर्तमान समय में क्या चल रही, बहुत बार जिक्र किया है मैंने आपसे, किया है ना। चलो अब देखो होता क्या है, समझो आप पहले। यहाँ पर है कि इसमें पूरी बात अभी पढ़कर बताऊंगी, जो जो मैटर लिखा हुआ। मुद्दा क्या है कि ये एक ऐसा नवीन उपागम या तरीका या विधि है जिसमें बच्चे की मर्जी, बच्चे की रुचि पूछ कर कार्य किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक एक बच्चे की रुचि को ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो आप 100 बच्चों की रुचि पूछने में ही 1 घंटा बिता देंगे, आपका पीरियड ओवर हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे 45 मिनट का पीरियड आधे घंटे का हर जगह होता है। आपको जो सबकी बहुमत जिसमें होगी उस पर कार्य किया जाता है। तो जो बच्चे का मन है, जिस तरीके से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिसमें उनकी रुचि है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग कार्य करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उनका मन नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। जैसे अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो हम यहाँ से कितना भी आपको कुछ भी कहेंगे, आप नहीं करेंगे। जब आप पे खुद उसका असर पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है, दिक्कत होगी, तब आपको, जैसे इस समय 3rd सेमेस्टर वाले क्लास के लिए एकदम ज़ोर शोर से मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हैं, मैम क्लास कब होगी कब होगी, क्योंकि उनको फर्स्ट में बैक लेके बैठे हुए हैं। मुझे पता है बहुत बच्चे लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद सेकंड में जो पढ़ाई की है, लेकिन सेकंड में भी मैथ का पेपर ख़राब करके आए हैं। इस बार का पेपर टफ भी आया था, मैथ का लेवल हार्ड कर दिया था। अच्छे अच्छे बच्चे जो मैथ में बहुत अच्छे हैं वो भी बोल दिए कि मैम टफ था, पास हो जाएंगे लेकिन बहुत नहीं पाएंगे। तो अब लेकिन अब 3rd के लिए खुद ही प्रयासरत हैं। मैं उसमें भी बोल रही थी कि पढ़ लो तब नहीं हो जाएगा, ये नहीं आएगा, कर लेंगे मैम, हो जाएगा। लेकिन अब फिर सबकी बैंड बजी हुई है, फिर से बजी हुई है। तो डीएलएड का कोर्स इतना भी ईजी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सीधी बात बता रही हूँ ताकि आप हर चीज़ों से अवगत रहिए, टफ भी देखिए, दिक्कत को जानते रहिए, ताकि जो 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा ना तो खुद भी खुश होंगे, घर वाले भी खुश होंगे। इसीलिए मेहनत करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब एक एक बात को बताऊंगी, ध्यान से देखना कि पैरा में क्या था। तो चाइल्ड सेंटर समझ गए एक मेन मोटा तौर पर कि क्या है। अगर नहीं याद आ रहा है किताब की बातें या जो भी, तो वही वैसे ही बातें बनाकर लिख दो। अब देखो, बाल केंद्र शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। जब ये विधि पढ़ाई जाती है या इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो मेन जो मुख्य इंसान होता है वो बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की जो रुचि होती है, जो बच्चे की प्रवृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, उनको ही ध्यान में रखकर, उनको ही हर पहलुओं पर ध्यान नज़रिए पर रखकर एकदम केंद्रित करके ही हर चीज़ का शिक्षण दिया जाता है।
यहाँ तक आप इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि ये एक ऐसा शिक्षण है जिसमें बच्चे को मध्य में रखा जाता है, एकदम सेंटर पर, और बच्चे की जो रुचि है, उसकी जो प्रवृत्ति है, नेचर है, जो उसकी क्षमता है, उसी को ध्यान में रखकर कार्य करवाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। ये एक ऐसा शिक्षण होता है जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण को बहुत ही मद्देनजर रखते हुए कार्य किया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से विकसित अनुशासन बड़ा स्थापित होता है। इसमें अनुशासन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हो तब भी अनुशासन की ज़रूरत आपको पड़ती है, और अनुशासन एक डेवलप करवाया जाता है। थोड़ा सा आप मैनेज करते हैं, और अनुशासन का मतलब यहाँ पर जानते हैं, वो बच्चे खुद ही अनुशासित रहते हैं, क्योंकि वो अब जब आप उनकी डिमांड पे कार्य करोगे तो वो अपने आप ही शांत रहते हैं। इस लाइन को पढ़ के आपने क्या पढ़ा? ये समझा कि एक ऐसा तरीका होता है जिसमें बालक बीच में रहता है, बच्चे की जो रुचि है, उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी प्रवृत्ति है, नेचर है, बिहेवियर है, जो उसकी क्षमता है, उसको ही ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। क्योंकि वो एक मेजर ऐसे ऐसे बिंदु हैं जिन पे आप कार्य करोगे तो असर होगा। ये कहते हैं ना कि जहाँ पर चोट लगी वहीं मरहम लगाना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा क्या। तो जहाँ पर जिस चीज़ की जैसे जो रहे उसी के हिसाब से आप शिक्षण दोगे तो वो आपके लिए कारगर होगा। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को बड़ा महत्व दिया जाता है। जो व्यक्तिगत शिक्षण होता है उस पर बहुत ध्यान रखकर कार्य किया जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से विकसित अनुशासन स्थापित होता है। इसमें जब बच्चे की रुचि के हिसाब से आप कार्य करोगे ना, तो बच्चे के मन में भी होता है कि नहीं, हमसे आपके अकॉर्डिंग कोई काम हो तो आप भी ढंग से रहोगे ना, क्योंकि आपकी डिमांड पूरी हो रही है। तो बच्चों में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उनकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो बच्चे के बारे में बताना, उनका पोर्टफोलियो देखो। पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें सारी डिटेल रहती है, मतलब पूरा बायोडाटा रहता है, और एग्ज़ाम में कैसा प्रोग्रेस रहा है पिछले सालों में, पिछली क्लासों में, वो सारी डिटेल वहाँ पर रहती है। तो उनके बारे में पूरा देखो, या उनको जो कठिनाइयाँ, जो दिक्कतें आ रही हैं, उन पे जो है कार्य करो, उनको दूर करने का प्रयास करो। तो ये सारा कार्य इसमें होता है। बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने का कार्य भी यहीं से, इसी स्टेप से शुरू किया जाता है, ताकि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े रहें और कार्य को आगे कर पाएँ। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसका जो मेन एम है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, वो है कंप्लीट डेवलपमेंट करना। किसका? बालक का। मतलब हर एक पहलू, शारीरिक, मानसिक, जितना भी नैतिक, भाषिक, सामाजिक जो भी पहलू है, सबका विकास करना। क्योंकि सबका विकास होगा तो वो एक समृद्धशाली व्यक्ति बनकर आगे चलकर निकलेगा, जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो क्या आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो कुछ समझा कि क्या बात चाइल्ड सेंटर में है? आखिर चाइल्ड सेंटर्ड अब पूछा जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, तो क्या आप 2 नंबर का प्रश्न नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत आसान शब्दों में बताया। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसका नया टॉपिक है वो देखते हैं। आपको प्रश्न बनेगा बाल केंद्रित शिक्षण के 2 महत्व लिखिए या 3 महत्व लिखिए। आ सकता है, आने की संभावना है, हम देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो बालक प्रधान शिक्षण। क्या है? बालक प्रधान शिक्षण मतलब बाल केंद्रित शिक्षण का विशिष्ट महत्व यह है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। हाँ, बालक को सर्वोपरि रखा जाता है। इसमें बालक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रखकर उसको पूरी शिक्षा का आयोजन किया जाता है, उसके इर्द गिर्द सब कुछ बताया जाता है। तो इस शिक्षण का महत्व क्या होता है? बालक प्रधान शिक्षण, जो बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, जो बच्चे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सरल और रुचिपूर्ण। ठीक है, सरल और रुचिपूर्ण का मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो सरल हो, पहले सरल हो, फिर कठिन की तरफ हो, जो आपने सूत्र पढ़ा है। रुचिपूर्ण हो, कुछ ऐसा हो जिसमें जिज्ञासु चीज़ें हैं, बाद में बोरिंग सेक्शन या टफ सेक्शन आए। शुरुआत में आप उनको आसान ही तब देंगे तभी समझ में आएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षण अत्यंत सरल और रुचिपूर्ण है। जो बाल केंद्रित शिक्षण है, जो आप करवाना चाह रहे हो, कर रहे हो, वो सरल होना चाहिए और रुचिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और यह बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे को कुछ सही सिखाएं, सही तरीके से सिखा पाएँ, अच्छा उनका विकास कर पाएँ, तो आप उनको हर चीज़ को सरल तरीके से और बहुत ही इंटरेस्ट के फुल के तरीके से उनको समझाने का प्रयास करना होगा, ताकि वो एक अच्छा साधन बन जाए और आप उससे हर एक कार्य को अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट देखिए, आत्मभक्ति के अवसर। बाल केंद्रित शिक्षण में बालकों के आत्मभक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें उनको जानने का प्रयास मिलता है, क्योंकि वो किस चीज़ में अच्छे हैं या उनको क्या हेल्प मिल रही है। वो मतलब एक प्रकार से जैसे बच्चे हैं, उनके अंदर स्किल्स बहुत होती है लेकिन पहचान नहीं पाते, तो उस स्किल्स को पहचान के उनको बताने की जिम्मेदारी टीचर की या पेरेंट्स की होती है। तो वही चीज़ इसमें है। और अभिव्यक्त करना, अपने आप को निखार कर ले आना। बच्चों में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट,
कलाएं उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हो, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके माध्यम से जब आप उनके अकॉर्डिंग कार्य करवाओगे, उनकी डिमांड पे पढ़ाओगे, उनकी डिमांड की चीज़ें पे करवाओगे, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। सर मैं आए, मुझे आता है, मुझे मैं तो वो हर जगह अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। एक दिन उनके अकॉर्डिंग, एक जिसके अकॉर्डिंग जो रहे उसी के हिसाब से आप करवाओगे, तो वो अभिव्यक्ति करने का उनको एक अच्छा साधन मिल जाएगा। जब तक आप उनको अवसर नहीं दोगे तब तक वो कार्य खुद नहीं कर पाएंगे। आप उनको अवसर दो तब वो उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, आगे आइए। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बालक केंद्रीय शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्स करते हैं, बल देते हैं। वास्तव में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जीतना कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया तो फिर वो उसके मतलब उसको कोई फिर हरा नहीं सकता। तो वही चीज़ है कि ज्ञानेंद्रिय का जो एक शिक्षण होता है उससे आपके मस्तिष्क का विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे को हमको शारीरिक तौर पर ही नहीं मजबूत बनाना, हमको मेंटली तौर पर भी मजबूत बनाना है, क्योंकि हमें सर्वांगीण विकास करना है, होल डेवलपमेंट पे कार्य करना है। तो ये सारे आपको मैंने कितने बताए, 3-4 मैंने आपको बताए। तो आप कोई 2 या 3 आराम से याद कर लो, छोटा छोटा इसलिए लिखा हुआ है ताकि अब आप अच्छे से कर पाए। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनको हम इसके टॉप नाम से ही जानते हैं कि लिख लेंगे, उनको मैं छोटा लेकर आती हूँ ताकि ये याद रहे आपको। समझ रहे हो ना आप? बड़ा मैं उन्हीं को लेके आती हूँ जो बड़े फंसाने वाले होंगे आपको, अदरवाइज आप कर ले जाओगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो चलें आगे बढ़ें इसी के साथ। चलो फटाफट लाइक करो, लाइक फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करिए फ्रेंड्स, जाइए करके आइए। आपके छोटे छोटे सपोर्ट्स मुझे काम में से। चलो आ जाओ, आओ। नया टॉपिक क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। आखिर टीचर का क्या रोल होता है, टीचर उसमें क्या भूमिका निभाता है, ये आपको जानना है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण बालकों का सहयोगी, सेवक और मार्गदर्शक के रूप में होता है। वह बालकों को सभी प्रकार के मार्गदर्शन कराता है, बच्चों को हर चीज़ बताएगा और विभिन्न क्रियाकलापों को, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे क्रियान्वित करने में उनकी हेल्प भी करेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कहीं पर फंस रहे हैं, हिंट दो, सोल्यूशन दो, हेल्प करो। उनके दोस्त बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं, सुगमकर्ता बन जाते हैं। उनको रास्ता दिखाते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ करनी है, आप इसमें अच्छे हो, इस चीज़ पे ट्राई करो, प्रयास करो, हम आपके साथ हैं। जैसे मैं आपको हर चीज़ को बोलती हूँ कि आप करो 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 करो, मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते ना। सही कह रही हो ना? नहीं सुनते आप लोग मेरी। कुछ बच्चे अच्छे हैं जो सुनते हैं। चलिए, वैसे आप लोग हैं बहुत अच्छे, अच्छे से पढ़िए ताकि ये 2022 की जो बैच रहे ना, अच्छा बढ़िया नंबर लेकर आए और सभी बच्चे पास हो जाएं। चलो आ जाओ। शिक्षक को शिक्षण के अर्थात उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। शिक्षक को जो शिक्षण कर रहा है या करवाया जा रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो उसके प्रति बड़ा अडिग रहना चाहिए कि ये उद्देश्य के तहत हमको कार्य करना। मतलब आप बच्चे को करवा रहे हो कोई चीज़, उसका एम तो पहले से फिक्स हो, एम ही नहीं पता है, करवाया जा रहा है, करवाया, ऐसा नहीं करना है। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं है। शिक्षण का मतलब ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बना दो। उनको बाल केंद्रित शिक्षण में महानतम लक्ष्य बालकों का सर्वोन्मुखी विकास, मतलब पूरा सर्वांगीण, हर एक पहलू में एकदम टनाटन। कहते हैं ना, यार इस बेटे का ये भी अच्छा है, इसका ये भी अच्छा है, इसका ये भी अच्छा है, इसका ये भी अच्छा है। हर थोड़ा थोड़ा जो दिक्कतें हैं वो सब में चलती है, लेकिन अगर ऑलराउंडर रहे, मल्टी टैलेंटेड रहे तो दिक्कत ही क्या है। तो टीचर को इसी तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया हो। इसलिए क्या होता है कि शिक्षक को इस उद्देश्य की पूर्ति बालक की अधिक से अधिक सहायता करनी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा उस चीज़ में कार्य करे, कर पाए, आपका भी नाम रोशन हो, तो उसको आपको मदद पूरी तरीके से करनी होगी। तो टीचर का एक बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बढ़िया रोल टीचर का होता है, लेकिन ये है कि आपको सम्मान के साथ उनकी बात को सुनना चाहिए और मानना चाहिए, जो कि आप नहीं करते हैं। सही कह रही हो ना? चलिए, बाल केंद्रित शिक्षण की सफलता शिक्षक की योग्यता पर भी निर्भर करती है। तो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो चल रही है, आज भी वही चल रही है, वो टीचर की भी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। प्राचीन भारत में शिक्षक को ईश्वर के पश्चात होती है, मतलब प्राचीन समय में भगवान के बाद इन्हीं को दर्जा दिया जाता था। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक मालिक के समान था, बच्चे जो थे वो पौधे के समान थे और उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास धीरे धीरे कर कर होता था। हर एक पहलू पर, शारीरिक प्रकार, मानसिक प्रकार, सामाजिक प्रकार और सारे डेवलपमेंट, सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाता था ताकि कुछ एक रुके ना, सबके साथ विकास हो। अगर एक फैक्टर डेवलप हो गया, दूसरा दब गया तो फिर मतलब नहीं आएगा, क्योंकि सारे पहलू एक दूसरे से कहीं ना कहीं तरह से संबंध होता है। सबका विकास होगा तभी सारा विकास होगा। ठीक है। तो
ये पूरी एक विधि थी जो मैंने आपको बताई। तो क्या प्रॉब्लम लग रही है कोई? ये नवीन उपागम की पहली विधि थी, बाल केंद्रित शिक्षण इनकी एक पहली विधि थी। तो इस विधि के बारे में पूरी डिटेल में बताया मैंने। उसके बाद मैंने आप बाल केंद्रित शिक्षण का क्या महत्व है वो महत्व मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको नए टॉपिक पे एक बताया जो कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है, टीचर का क्या रोल है, वो मैंने क्लियर बताया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि पे। तो यहाँ पर है दूसरी विधि जो कि है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, यानी कि टीचर सेंटर्ड टीचिंग। अब ये पहलू शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटा सा सार बता देती हूँ। इसमें टीचर सर्वोपरि होता है, दोनों एक दूसरे का एकदम विपरीत है। बालक सर्वोपरि तब होता है जब बालक केंद्रित है, उसमें बच्चा जो कहता है उसके हिसाब से कार्य होता है, बच्चों के मन के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो टीचर कहेगा वो होता है। तो ये बहुत खराब विधि भी कही गई। पहले यही होता था जिसकी वजह से विकास नहीं हो पाया। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है। पहले ये वाली चलती थी जिससे विकास नहीं होता था, बच्चे डरते भी थे, कुछ कह नहीं पाते थे, जो टीचर कहता था वही करना पड़ता था। तो इस विधि में यही इतनी बात है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है या मैं पूछती हूँ या कोई और भी पूछता है कि बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है और शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है, तो एकदम क्लियरली बताइएगा। कोई भी किताब की भाषा बताने की जरूरत नहीं, कभी नहीं फ्रेंड्स। मोटी सी बात जो एक शब्दों में आपको याद रहे लॉन्ग टाइम तक, वही बताया है। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हम जैसे जो हमारी आसान भाषा होती है, जो स्थानीय भाषा होती है, हमें वही याद रहता है, किताबी चीज़ें में नहीं याद रहती हैं। डिलेट खत्म, भूल जाओगे सब। लेकिन अगर ध्यान से मेरी बात को सुन लिया है कि बाल केंद्रित क्या होता है और शिक्षक केंद्रित क्या होता है ना, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी कोई ज़रूरत नहीं इसको समझने की। ठीक है, बस एक बार समझ लो। चलो इतनी बातें तो बता ही दी, बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसी जिसकी सोच। ठीक है, चलिए आइए। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का महत्वपूर्ण बड़ा स्थान, बहुत महत्वपूर्ण स्थान इनका होता है। इसमें समस्त शिक्षण कार्यक्रम शिक्षक को केंद्र मानकर किया है। बाल केंद्रित में बालक को, इसमें शिक्षक को, उन्हीं के इर्द गिर्द आयोजित होता है। इसमें बालकों के अंदर डर निर्मित और अनुशासन स्थापित किया जाता है। इसमें टीचर का एक भय रहता है कि नहीं अभी सर आएंगे मारेंगे, होमवर्क नहीं कर जाएंगे तो मारेंगे, ये होगा वो होगा। तो बच्चों में ना डर बैठा जाता है। ये जब शिक्षण विधि चलती थी तो बच्चों में डर रहता था। यह सामूहिक कक्षा शिक्षण पर आधारित थी। ये जो सामूहिक कक्षा थी ये शिक्षण पर डिपेंड थी। इसमें बालक को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं, बच्चे का कोई मतलब ही नहीं था, ना कोई अभिव्यक्त करने का माध्यम मिलता था, ना कुछ। बस आओ पूरे प्रवचन सुनो चले जाओ, कुछ बोलो तो पाओ, इस तरीके का था। इसमें शिक्षण में छात्र अध्ययन के लिए स्वतंत्र नहीं, बच्चा खुद से पढ़ने के लिए, खुद से पढ़ने मतलब कोई चीज़ अपनी मर्जी से कोई फ्री नहीं था, बंधा हुआ था। इसमें शिक्षण और निरीक्षण पर पूर्णतः शिक्षक का ही हस्तक्षेप रहेगा। शिक्षण होगा तो टीचर की मर्जी से होगा, जो टीचर चाहेगा वही पढ़ाएगा, कुछ और भी चीज़ें होंगी, सब कुछ टीचर पर डिपेंड है। बच्चे की कोई मर्जी नहीं, बच्चे जैसे स्लेव होते हैं, स्लेव को इंग्लिश में कहते हैं गुलाम, तो वैसे थे। ठीक है, समझ रहे हो, बड़ा बेकार सिस्टम था। फिलहाल के लिए अभी हम लोग फ्री हैं, हमारी मर्जी है। इसमें बालक की क्षमता और रुचि का ध्यान नहीं, बालक की कोई क्षमता है, बच्चे की कोई रुचि, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो मेरा मन वो होगा। इस शिक्षण में बालक अध्ययन के लिए स्वतंत्र नहीं होता, उसे वही पढ़ना होता है जो शिक्षक चाहता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में बालक को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर तो बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, जो टीचर कहेगा वही, आज चैप्टर खत्म तो खत्म, चाहे कुछ हो या ना हो। तो ये विधि कोई अच्छी विधि नहीं कहलाई थी। क्लियर। इस शिक्षण में यहाँ पर कह रहा है, इस शिक्षण में सभी उपयोगकर्ता कार्य शिक्षक स्वयं करा, जो भी कार्य था सब टीचर खुद करता था, बच्चे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। फलस्वरूप बालक को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की भावना का कोई विकास होता ही नहीं था। आत्मनिर्भर क्या है, आत्मविश्वास क्या है, ऐसे शब्द से कोई अवगत ही नहीं कराया जाता था। शिक्षक केंद्रित शिक्षण पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक था। ये अमनोवैज्ञानिक विधि थी जो पहले के समय में बहुत चलती थी, जिस पे कार्य होता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई, इसको करना मतलब प्रयोग करना बंद कर दिया गया। आप समझ पाए? तो क्या आप दोनों, अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण पूछा जाएगा तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? क्यों फ्रेंड्स, कोई ऐसा है जो नहीं लिख पाएगा? लिखिएगा जरूर। नहीं समझ में आ रहा है एक बार में अगर, तो पूरा देखिए, शुरू से आइए, टाइम पर आकर देखिए तो पूरी चीज़ समझ में आएगी। बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया आपको। अब आइए एक लास्ट टॉपिक आज का देखेंगे, फिर इसके बाद की जो और उपागम है वो कल करेंगे, लेकिन अभी तक यहीं पर ये देखते हैं। अब आज पढ़ा है तो ये टॉपिक आज ही देख लो। बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर क्या होता है, ये अंतर ज़्यादा लिखने के बाद, ऊपर की बातें भी लिखने को कभी कभी आती है 1-2 नंबर में, नहीं तो ये डिफरेंस पूछने को। और जो मैंने हमेशा बोला है, कभी भी अंतर लिखना तो कॉलम बनाकर लिखना, मतलब अलग अलग, ठीक है, लाइन खींच के। तो पहला है
कि बाल केंद्रित शिक्षण में बालक का ही आवश्यकता होती है, रुचि और क्षमता को ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में टीचर ही सब कुछ है, बच्चा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे का पूरा विपरीत है। बाल केंद्रित शिक्षण में शैक्षणिक कार्यक्रम मुख्य आधार विद्यार्थी होता है, कोई भी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो बच्चे से पूछ कर, बच्चे की राय लेकर। लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्व पहले से नियोजित होता है और छात्र को अरुचिकर लगता है, जो छात्र बिल्कुल भी करना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती करवाया जाता है। तीसरा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में बालकों के अनुभवों पर आधारित होते हैं, बच्चे के जो सीखने एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है और बच्चे की रुचि को भी बहुत ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या है, और भी बातें हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी सृजनात्मकता को विकास होता है, क्रिएटिविटी होता है, मतलब कुछ बनाना करना, जोड़ घटाना या कुछ जोड़ना, सब कुछ। शिक्षक केंद्रित में बालक की सृजनात्मकता की शक्ति का कोई विकास नहीं होता, क्योंकि जैसे वो आत्म अव्यक्त है ना, वही है सृजनात्मकता, कोई अवसर ही नहीं दिया जाता था। फोर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों के अनुशासन और स्वावलंबन पर बहुत मतलब फ्री थे, स्वतंत्र थे, लेकिन शिक्षक केंद्र में क्या थे, एकदम उन्हें अनुशासन और सब कुछ नहीं था, खुद से कुछ नहीं था, जो टीचर कहें वही करना पड़ता था। पांचवा पॉइंट क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षण में मूल्यांकन भी साथ साथ ये जब चलता था तो मतलब कितना हो रहा है इसकी जो जांच पड़ताल थी वो भी तुरंत होती थी। लेकिन इसमें क्या होता था कि शिक्षण में मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहीं होता था, इसमें सृजनात्मकता का प्राय मतलब इसमें टीचर के ऊपर डिपेंड था, जिसको दे दिए कर दिए, जिसको अपनी मर्जी सब कुछ थी, बच्चे की कोई राय सलाह कुछ ली ही नहीं जाती थी। यहाँ तक समझे, यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया? तो दोनों पॉइंट मैंने 5-5 दोनों बताए हैं, 2-3 है, 5 ही छोटे छोटे हैं। आप चाहो तो यही लिख लो, नहीं तो अपने मन से बनाकर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये क्लास यहाँ पर हम करते हैं ओवर। मैंने आपको आधे घंटे की लगभग 26 मिनट की क्लास हो गई है, लिया पढ़ाया, 27 मिनट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, पहली बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देख लीजिए, वीडियो सारे पड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हम इसको कर लें उतना जल्दी रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हैं, पवन राजा सीरीज भी करनी है, जो भी नया रहेगा सब बताएंगे, सिखाएंगे। इसके लिए पहले आपको डेली टाइम पर आना है, पढ़ना है, लिखना है, मस्ती करनी है, बातें भी कर लेनी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा बातें नहीं। पढ़ लो अच्छे से, कार्य कर लो, जब रिजल्ट का अपना शेयर करोगे तुम्हारा कितना बना मेरा कितना, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, अच्छे से पढ़िए, मस्ती करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो टेलीग्राम पर जाकर परचेज कर सकते हैं, फिर अपना चाहिए तो प्रिंट करवा लें, चाहिए तो लिखिए, वैसे प्रिंट करवा लीजिए, पढ़ते रहिए, मैथ लगाते रहिए। यहाँ अगर क्लास ले लीजिए आपका सारा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।